प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा CGBSE की वैकेंसी है। CGBSE का मतलब होता है छत्तीसगढ़ बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन। आप इसे छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा संचालनालय के रूप में समझ सकते हैं। ये प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा व्यापम द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। व्यापम इसका एग्ज़ाम लेगा। व्यापम ने इसके एग्ज़ाम के लिए कुछ इस तरह एग्ज़ाम पैटर्न निर्धारित किया है। इसमें 100 अंकों के 100 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से 60 अंकों के 60 प्रश्न फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से पूछा जाएगा। फिजिक्स से 20 अंकों के 20 प्रश्न, केमिस्ट्री से 20 अंकों के 20 प्रश्न और बायोलॉजी से 20 अंकों के 20 प्रश्न। और वही बचा हुआ 40 अंकों के 40 प्रश्न इंडिया और छत्तीसगढ़ के भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल से पूछा जाएगा। इस तरह साइंस से 60 अंकों के 60 प्रश्न और इंडिया और छत्तीसगढ़ के भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल से 40 अंकों के 40 प्रश्न पूछे जाएंगे प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा में। प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा के लिए एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस की पूरी जानकारी का वीडियो प्रयोगशाला परिचारक के प्लेलिस्ट पर अपलोड कर दिया गया है। आप चैनल के प्लेलिस्ट प्रयोगशाला परिचारक पर जाकर देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया गया है। आप वहां से भी ये सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न वाला वीडियो देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रैपिड रिवीजन करेंगे। यह इस सीरीज का पार्ट 24 है। पहला प्रश्न देखते हैं। मानव त्वचा है एक कोशिका, एक ऊतक, एक अंग, ये तीनों नहीं। मानव त्वचा सामान्यतः एक अंग होता है। ठीक है, एक अंग होता है मानव त्वचा। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? मानव मस्तिष्क सामान्यतः 1350 ग्राम का होता है। यदि हम मानव मस्तिष्क को मानव के पूरे बॉडी के हिसाब से तुलना करें तो यह मानव के पूरे बॉडी का 2% होता है, या यूं कहे ये जो 1350 ग्राम है ये पूरे मानव बॉडी का 2% है। अगला प्रश्न है, नेत्रदान में दाता के आँख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? कार्निया, लेंस, रेटिना, पूरी आँख। इसका आंसर है नेत्रदान में दाता की आँख का कार्निया वाला भाग रिसीवर को प्रत्यारोपित किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, आयरिस का क्या काम होता है? आयरिस जो है हमारे आँख में, उसका क्या काम है पूछा है। आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, आयरिस आँख में पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी किरणें आंखों से नहीं देखी जा सकती? पराबैंगनी किरणें, गामा किरणें, अवरक्त किरणें या उपरोक्त सभी? हम अपनी आंखों से ना तो पराबैंगनी किरणों को देख सकते हैं और ना ही गामा किरणों को और ना ही अवरक्त किरणों को। इस तरह इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों प्रकार की किरणों को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख के लेंस के धुंधला हो जाने को क्या कहते हैं? मायोपिया, हाइपरमायोपिया, नेत्र श्लेष्मा या मोतियाबिंद? आंखों के लेंस के धुंधला अर्थात डीम हो जाने की स्थिति को धुंधला, डीम, इसे आप इस तरह समझ सकते हैं, जब हम किसी वस्तु को देख रहे हैं और वो वस्तु हमें ब्लर दिखाई दे रहा है, उसमें ब्राइटनेस की कमी महसूस हो रही है, उस स्थिति की बात कर रहा है यह। तो आंखों के लेंस के धुंधला हो जाने की स्थिति को मोतियाबिंद कहा जाता है। ऑप्शन डी
मोतियाबिंद है इसका आंसर। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है। प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र स्पाइनल कॉर्ड, सथी तंत्रिका तंत्र, मोटर तंत्रिका तंत्र या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र स्पाइनल कॉर्ड होता है। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है? जब हम एकाएक कोई या अचानक कोई प्रतिक्रिया महसूस करते हैं, वह प्रतिक्रिया ही प्रतिवर्ती क्रिया होता है। अर्थात किसी क्रिया के विपरीत तुरंत दूसरी क्रिया को क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया हमेशा जो दूसरी क्रिया होती है वह बचाव की स्थिति में किया जाता है। जैसे कि आपका हाथ अचानक आग के संपर्क में आ गया, ठीक है, वह पहली क्रिया हो गई। लेकिन जब दूसरी क्रिया होगा हमारे हाथ का, वह आग से दूर ले जाने के लिए होगा, तब उस स्थिति को हम प्रतिवर्ती क्रिया कहेंगे। ठीक है, ये दूसरी क्रिया को। तो ये प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र कौन होता है पूछा है, तो यह स्पाइनल कॉर्ड होता है। अगला प्रश्न है, न्यूरॉन इकाई है। न्यूरॉन किसकी इकाई है? संयोजी ऊतक का, पेशी ऊतक का, एपिथेलियम ऊतक का या तंत्रिका ऊतक का? ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर आप हमें कमेंट में दीजिए। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई कैंडिडेट यहाँ है जो इस प्रश्न का आंसर नहीं जानता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करते समय, जोड़ी बनाते समय हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या पता है और क्या पता नहीं है। जो चीज़ हमें पता है, रिमेंबर है, याद है, उससे पहले मिलान करना है। ठीक है, ए क्या है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, ये एक ग्राफ है। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये भी एक ग्राफ है। स्फिग्नोमैनोमीटर, मीटर क्या किस लिए उपयोग होता है? मापने के लिए उपयोग होता है, ये ग्राफ नहीं है। स्टेथोस्कोप है ये। ठीक है, स्टेथोस्कोप जब हम बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के कॉलर में एक यंत्र लटका रहता है, वही है ये स्टेथोस्कोप। इसका उपयोग क्यों किया जाता है? जब दिल की धड़कन को सुनना हो, तब डॉक्टर इस स्टेथोस्कोप के को एक सिरे को हमारे दिल के पास रखता है और दूसरे सिरे को अपने कान के पास लगाता है। कान के पास लगाने का मतलब है उसे सुनने का प्रयास करता है, तो यह सुनने से संबंधित हो गया। इस ऑप्शन में सुनना यहाँ है तीसरे नंबर पर। तो स्टेथोस्कोप क्या करेगा? हृदय की धड़कन को सुनने का कार्य करता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, बी वाला देखना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या करता है? ये ग्राफ है और कार्डियो के बारे में पूछा है, तो ये भी दिल से संबंधित है। अगला ऑप्शन दिल वाला पहला नंबर का है, यह हृदय रोगों का निदानकारी यंत्र है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भी आप देखे होंगे कि हॉस्पिटल में जाते समय एक कंप्यूटर स्क्रीन पर इस प्रकार का एक ग्राफ बना रहता है। ठीक है, यही वो यंत्र है जिसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहा जाता है। यह हृदय की धड़कन को ग्राफ के रूप में शो करता है। इस तरह बी का 1 हो गया। ठीक, अब आते हैं स्टेथोस्कोप 3, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ 1, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, ये भी क्या है? ग्राफ है। और स्फिग्नोमैनोमीटर, मीटर से आप अगर इसके बारे में पता नहीं लगा पा रहे हैं, तो मीटर क्या करता है? नापने का कार्य करता है। नापने का ऑप्शन 4th में है, तो सी का 4th हो जाएगा। और बचा क्या? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, यह मस्तिष्क रोगों का निदानकारी यंत्र है। ए का 2 हो गया, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। इस तरह इसका मिलान करना है। अगला प्रश्न है, सर्पदंश का प्रभाव शरीर के किस अंग पर सबसे पहले होता है? सर्पदंश के बारे में पूछा है। विष, सर्पदंश एक विषी होता है। विष कई प्रकार के हो सकता है। ठीक है, सर्पदंश उनमें से एक प्रकार का विष है। ठीक है, सर्पदंश या विष का हमारे शरीर पर प्रभाव उसमें उपस्थित
कंटेंट पर निर्भर करेगा कि वह किस प्रकार के रसायन से मिलकर बना है। विष कई प्रकार के रसायनों से मिलकर बना हो सकता है और अलग अलग प्रकार के रसायन हमारे शरीर के अलग अलग भागों पर अलग अलग समय में प्रतिक्रिया प्रदर्शित करेगा। लेकिन यहाँ पर हमसे सर्पदंश के बारे में पूछा है, तो सर्पदंश सबसे पहले शरीर के तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव प्रदर्शित करता है। इस तरह इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तंत्रिका तंत्र पर सबसे पहले प्रभाव प्रदर्शित करता है सर्पदंश। अगले प्रश्न की बात करते हैं। आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है। आंख का जो अंदरूनी पीछे का पृष्ठ होता है वह क्या कहलाता है, इसके बारे में पूछा है हमसे। पुतली अर्थात प्यूपिल, दृष्टिपटल अर्थात रेटिना, रक्तपटल कोरोइड या स्वच्छमंडल कार्निया क्या कहलाता है आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ। इसका आंसर है यह दृष्टिपटल रेटिना कहलाता है आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग है। सबसे अधिक अपवर्तनांक आंख के किस अंग का होता है? कार्निया का, एक्वियस ह्यूमर का, लेंस का या कचाभ द्रव विट्रियस ह्यूमर का? किसका होता है सबसे अधिक अपवर्तनांक? सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है लेंस का। ऑप्शन सी, लेंस हमारे आंख का वह अंग है जिसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, हृदय स्पंदन नियंत्रित होता है। हृदय स्पंदन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? स्पंदन कहने का मतलब है धड़कन, ठीक है। किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? गति प्रेरक द्वारा, वेगस तंत्रिका द्वारा, सिंपैथेटिक तंत्रिका द्वारा या उपयुक्त सभी के द्वारा? इसका आंसर है हृदय स्पंदन सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आंख का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है? कार्निया में मौजूद वर्णक पर, आइरिस में मौजूद वर्णक पर, शलाकाओं में मौजूद वर्णक पर या शंकुओं में मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है आंख का रंग? हमारी आंख का रंग सामान्यतः शलाकाओं में मौजूद वर्णकों पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अंधेरे में देखने की आंख की क्षमता एक बैंगनी वर्णक के उत्पादन के कारण होती है जिसका नाम है, उस बैंगनी वर्णक का नाम बताना है जिसके कारण हमारी आंखें रात में देखने योग्य होती है। कैरोटीन, रोडोप्सिन, आयोडोप्सिन या रेटिनिन? क्या है वह बैंगनी वर्णक? वह बैंगनी वर्णक है रोडोप्सिन, जिसके कारण हम रात में देख सकते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एनोस्मिया कहते हैं। एनोस्मिया किस स्थिति को कहा जाता है पूछा गया है हमसे। स्वाद या टेस्ट संवेदना में कमी को, घ्राण अर्थात स्मेल संवेदना की कमी को, स्पर्श संवेदना की कमी को, ऊष्मा अर्थात हीट संवेदना की कमी को? किस स्थिति को एनोस्मिया कहा जाता है? एनोस्मिया घ्राण अर्थात स्मेल संवेदना की कमी को कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित है? परितृप्ति एवं प्यास का केंद्र मानव शरीर के मस्तिष्क में कहाँ स्थित होता है? अग्र मस्तिष्क में, हाइपोथैलेमस में, मेडुला में या ऑप्टिक लोब में? कहाँ स्थित होता है? यह हाइपोथैलेमस में स्थित होता है। जो परितृप्ति एवं प्यास वाला केंद्र होता है वह हमारे मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में स्थित होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है मानव शरीर में?
अधिवृक्क ग्रंथि से, थायराइड से, थाइमस से या पित्त पिंड से। मानव शरीर में ये जो रक्तचाप है वह सामान्यतः अधिवृक्क ग्रंथि से, किससे? अधिवृक्क ग्रंथि से नियंत्रित होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है? वह क्या है जो गिरगिट में उपस्थित होता है जिसके कारण वह अपना रंग बदल सकता है? हीमोग्लोबिन, वर्णकी लवक, क्लोरोफिल या वातरंध्र? इसका आंसर है गिरगिट के शरीर में वर्णकी लवक पाया जाता है जिसके कारण वह रंग बदल सकता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव त्वचा बिना छाले पड़े, मानव की जो त्वचा है वह बिना छाले पड़े अधिकतम कितना तापमान सह सकता है? मानव त्वचा की अधिकतम टेम्परेचर सहने की कैपेसिटी को पूछा गया है जिससे मानव की त्वचा डैमेज ना हो। इसका आंसर ऑप्शन ए 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्योंकि 60 डिग्री सेंटीग्रेड, 80 डिग्री सेंटीग्रेड ये हाईली टेम्परेचर है हमारी त्वचा के लिए। ठीक है, इतनी टेम्परेचर को हमारी त्वचा सहन नहीं कर सकती। इस तरह इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 40 डिग्री सेंटीग्रेड मानव की त्वचा सहन कर सकती है बिना छाला पड़े। ठीक है, यदि आपका कोई क्वेश्चन है या कोई एडवाइस है तो हमें कमेंट में लिख भेजिए। आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव ए ग्रेट डे।